बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रात का मेहमान। रात का मेहमान उस क्रांतिकारी, उस देशभक्त को कहा गया जिसने 24 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। वो थे चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी हर सांस में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। ये जीते जी कभी ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं आए। वे कहा भी करते थे कि मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, और उन्होंने अंतिम समय में यह सिद्ध भी कर दिया कि सचमुच वे जीते जी अंग्रेज सरकार के हाथ में नहीं आए। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व का दो पहलू देखेंगे। एक पहलू वह कि किस तरह ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उनसे लोहा लेते हैं, और दूसरा पहलू यह कि कल्पना जैसी प्रतिभावान छात्रा के संघर्ष और परिश्रम को चंद्रशेखर आजाद देखते हुए उस लड़की के हाथ में रुपयों से भरा ब्रीफकेस थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थी दो पहलू, और इस दो पहलू के बारे में ही हम आज इस पाठ के माध्यम से, रात के मेहमान के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया लखनऊ के निकट काकोरी में। ठीक है, 1920 के शांति आंदोलन के बाद भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया लखनऊ के निकट काकोरी। और ये जो धमाका था ये कौन से ग्राम में हुआ, काकोरी नामक ग्राम में हुआ, जो लखनऊ के अंतर्गत आती थी, लखनऊ के निकट ही थी। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। जो ट्रेन से सरकारी खजाना जा रहा था उसे उन्होंने लूट लिया। किन्होंने? क्रांतिकारियों ने। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए, गिरफ्तारियां हुई, तिल का ताड़ बनाया गया। यानी बात जो नहीं थी उसका लांछन भी उन्हें लगाया गया। बहुतों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। कईयों को आजन्म यानी जीवन भर के लिए काला पानी की सजा हुई। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। जिस संगठन को बनाने में, जिस संगठन को तैयार करने के लिए वर्षों लग गए, मिनटों में ही उस संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नजरों का शिकार होता गया। एक के बाद एक सभी ब्रिटिश सरकार की पकड़ में आते गए, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आजाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। किंतु अभी भी चंद्रशेखर आजाद जो थे वो फरार थे, और फरार होकर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। काफी ठंड थी, बारिश तेज थी और बारिश भी हो रही थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में जो थी वहाँ पुलिस वाले की संख्या अधिक थी। वहाँ 2-4 जो पुलिस वाले थे वही केवल वर्दी पहने हुए थे, और बाकी जो थे सादे लिबास में थे। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आजाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। किसी व्यक्ति ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो इसी ट्रेन से जाने वाले हैं। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा।
चंद्रशेखर आजाद को बनारस पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में पकड़ने की योजना बनाई गई थी। तो पुलिस वालों ने क्या किया, एक डिब्बे को छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कोई पता ना चला। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आजाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ किसके पास आया, पुलिस अफसर के पास आया और वो हाँफते हुए कहता है कि अरे अभी तो चंद्रशेखर आजाद साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने सुना यह बात तो वह चौंक गया। उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया जो देहरादून से बनारस तक का था। उसने उस पुलिस वाले ने जब चेकिंग की, ठीक है, तब उसने देखा कि एक टिकट जो था वो देहरादून से बनारस का था। उसके पीछे लिखा था कि मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद पुलिस से बचने के लिए ही रास्ते में उतर पड़े। आगे देखते हैं। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं, फौरन सबको इकट्ठा करके आजाद का पीछा करने की ठानी। जिसे पकड़ने के लिए इतने सारे जो पुलिस फोर्स आए हुए थे, फिर भी चंद्रशेखर आजाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके, उनको पकड़ नहीं सकी। और चंद्रशेखर आजाद जो हैं उन्हें चकमा देने में सफल हुए। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं, उसने फौरन सभी पुलिस वालों को इकट्ठा किया और फिर उसे पकड़ने की, उसका पीछा करने की ठानी। हाथ में अटैची लिए आजाद खरामा खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी की ओर आ रहे थे। बांसमंडी चौराहे से तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े, चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर वीवेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। चलते चलते अचानक वे एक मकान के पास रुके और उस मकान के दरवाजे को खटखटाने लगे। जब वे खटखटाए तो कुछ ही क्षण में एक बुढ़िया निकली और कुंडी को खोलते हुए उसने पूछा, कौन? तो चंद्रशेखर आजाद जो है वे जवाब देते हुए कहते हैं, बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। बुढ़िया दरवाजा खोली। उसके हाथ में एक चिमनी थी जिसकी रोशनी चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर पड़ रही थी। बुढ़िया ने चंद्रशेखर आजाद को देखा तो कहती है, अंदर आ जाओ बेटा, कहकर उसने दरवाजा खोला। मकान में दाखिल होते ही आजाद ने झट से कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवार पर रख दिया। बुढ़िया ने चंद्रशेखर आजाद को आंगन में बैठने के लिए कहा और दिया को खिड़की पर रख दिया। अंदर वह जाकर कमरे से एक धोती लाकर दी। वह धोती जो थी वो जनानी वाली थी, ठीक है। जैसे ही धोती चंद्रशेखर के हाथ में दिया, चंद्रशेखर को हंसी आ गई। बुढ़िया कहती है कि बिटिया की है। चंद्रशेखर आजाद को हंसते हुए देखकर बुढ़िया कहती है कि ये मेरी बिटिया की है और हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। आजाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। चंद्रशेखर आजाद ने धोती को इस्तेमाल नहीं किया, उसमें से केवल तौलिया का ही इस्तेमाल किया। बुढ़िया पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, जीवन में कभी झूठ बोला नहीं और सच बोलने की अभी इस समय इच्छा नहीं है। बुढ़िया पूछती है, क्यों? सच बोलने से डर लगता है? जो भी हो सच कहो।
उसके पश्चात चंद्रशेखर जवाब देते हैं, मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। जो फरार है वही आजाद जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंक कर बोलती है, जैसे चंद्रशेखर आजाद सुनती है, बुढ़िया चौंक कर बोलती है, क्या वही आजाद हो जिसकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, जी हाँ वही हूँ मैं। फिर बुढ़िया कहती है, तुम्हारा अपराध क्या है? जैसे ही बुढ़िया पूछती है कि तुम्हारा अपराध क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने। बस यही अपराध है मेरा, आजाद आवेश में कहते गए। जब चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि जी हाँ मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूँ और मेरा अपराध है देशभक्ति, मैं हर भारतवासी को रोटी कपड़ा और मकान देना चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार अब सहन नहीं होता और भारत माता के पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं उसे तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, यही है मेरा अपराध। ये बात कहते कहते वे थोड़े आवेश में आ गए थे। चंद्रशेखर की बातों को सुनकर बुढ़िया कहती है, धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसा लाल जन्मा, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ। चंद्रशेखर के बारे में सुनकर बुढ़िया कहती है कि आज मैं धन्य हो गई तुम्हें अपने सामने देखकर, कि धन्य है वह माँ जिसने तुम्हारे जैसे महान सपूत को जन्म दिया है। आज मैं धन्य हो गई तुम्हारे दर्शन पाकर। आजाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। उस दिए की टिमटिमाते रोशनी में आजाद ने बुढ़िया की ओर गौर से देखा तो वो 50 से ऊपर की रही होगी और उसके चेहरे पर एक अलग तेज था। उसे देखकर, उस बुढ़िया को देखकर लग रहा था कि वह किसी अच्छे कुल की है, अच्छे परिवार की है। तो बच्चों, आज हम ये पहला भाग में यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।